नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं रैगिंग के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो रैगिंग रिलेटेड इंसिडेंट्स जो हैं ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं और बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर एक इशू और देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे केसेस में स्टूडेंट्स काफ़ी दुखी हो गए, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए, सुसाइड कर लेते हैं रैगिंग के बाद। तो ये हम डिस्कस करते हैं। और बेसिकली रीसेंट जो इंसिडेंट हुआ है मैं आपको बता दूं, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में है, वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था रैगिंग का। और बेसिकली हुआ क्या था कि एक लड़के ने हॉस्टल में सेकंड फ्लोर से जंप करके सुसाइड कर लिया। जब पुलिस ने थोड़ी बहुत छानबीन की तब पता चला कि ये रैगिंग का इंसिडेंट है। और ये कोलकाता पुलिस का बाद में स्टेटमेंट आता है कि उस बच्चे की काफ़ी खतरनाक तरीके से रैगिंग हुई। आप सोचिए, 18 साल का लड़का था और उसकी इस तरीके से रैगिंग की गई कि शायद उसे पूरा बिना कपड़ों के हॉस्टल में दौड़ाया गया और फाइनली वो फ्रस्ट्रेट होकर उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, और ये कोलकाता पुलिस की स्टेटमेंट है कि उसे बिना कपड़ों के पूरे हॉस्टल में दौड़ाया गया। तो आप सोचिए कि रैगिंग कितनी एक तरीके से एक्सक्रूशिएटिंग हो जाती है, कितनी पेनफुल हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक कोट के साथ में। बेसिकली पास्कल मर्सियर एक ऑथर हैं, एक राइटर हैं। ये कहते हैं कि शायद जो पेन बेसिकली या जो वुंड्स है ना, शायद हमें वो उतना बुरा दर्द नहीं देते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमारे लिए बेसिकली पेनफुल हो जाती हैं या जो हमारे घाव हैं वो हमारे लिए शायद उतना पेनफुल नहीं होते हैं। हमारे लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा जो चीज़ पेनफुल होती है ना, वो है ह्यूमिलिएशन, यानी कि बेइज्जती। आप सोचिए कि उस लड़के को, बेचारा 18 साल का लड़का था, और उस लड़के को सो कॉल्ड सीनियर्स ने पूरे हॉस्टल में बिना कपड़ों के इधर उधर दौड़ाया और वो शायद इतनी बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। अब क्या ये पहला केस है? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये पहला केस नहीं है। यूजीसी का डेटा कहता है कि पिछले 5 सालों में लगभग 25 स्टूडेंट्स ऑलरेडी सुसाइड कर चुके हैं। ये यूजीसी का डेटा कहता है, आप सोचिए। ठीक है, यूजीसी का डेटा ये कह रहा है कि पिछले 5 सालों में 25 से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं और उसका कारण है रैगिंग। रैगिंग उसका रीज़न है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कितना सीरियस इशू बना है ये बंगाल वाला। वेस्ट बंगाल गवर्नर अप्रोचेस इसरो फॉर टेक टू कर्ब रैगिंग ऑन कैंपसेस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ है इस चीज़ को लेकर के। इसके अलावा कुछ टाइम पहले मेडिकल कॉलेज में तेलंगाना में रैगिंग होती है और उसमें डॉक्टर प्रीति, उनकी इतने बुरे तरीके से रैगिंग होती है कि वो भी होता है ना कि उनकी भी डेथ हो जाती है बेसिकली। ठीक है, और ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं ये अगर आप ढूंढने बैठेंगे तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं ये। ठीक है, काफ़ी एक वाइड पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें। ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली अगर आप देखोगे तो बहुत हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन इसके केसेस जब आते हैं तो नेशन वाइड लेवल पे आप इसको देख सकेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा हाईलाइटेड रहेगा। जब कोई कॉन्सिक्वेंस या कोई रिपरकशन आता है तब ये हाईलाइट होता है और उसके बाद दब जाता है। आप सोचिए कि यूजीसी का जब डेटा कह रहा है कि पिछले 5 सालों में रैगिंग की वजह से ऑलमोस्ट 25 से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं, तो एक बहुत सीरियस कंसर्न तो है। अब रिसेंटली जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 18 साल का लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया और उसने सुसाइड किया तो फिर से थोड़ा सा ये जो टॉपिक है बेसिकली ये न्यूज़ में है, तो इसे डिटेल से हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको डिटेल से जानें। अब सबसे पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो इंसिडेंट है वो मैंने आपको बताया। उसमें पुलिस एक्चुअल में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर रही है और उसमें काफ़ी और भी चीज़ें खुलने में आ रही हैं कि कुछ सीनियर्स जो हैं डिग्री ख़त्म होने के बाद भी यूनिवर्सिटी कैंपसेस में या फिर हॉस्टल्स में रह रहे हैं और काफ़ी अदर इश्यूज़ हैं। बट हमारा आज का डिस्कशन होगा रैगिंग के ऊपर। ठीक है, अब बेसिकली रैगिंग क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, रैगिंग क्या है, और अगर हमें इस टॉपिक पर पर्टिकुलरली कोई आंसर लिखना पड़े या कोई ऐसे लिखना पड़े तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक
एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन प्रोवाइड की थी 2001 में विश्व जागृति मिशन के केस में, ठीक है। और क्या है ये डेफिनेशन? बेसिकली रैगिंग एक ऐसा डिसऑर्डरली कंडक्ट है जो बेसिकली टीजिंग के लिए या फिर फेलो जूनियर स्टूडेंट को रूडनेस के साथ हैंडल करने के लिए कंडक्ट किया जाता है। और फेलो जूनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं बेसिकली उनसे अनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू अनॉयंस का शिकार होते हैं वो, एज वेल एज साइकोलॉजिकल हार्म भी होता है, कई बार डर भी जाते हैं, एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो कई बार उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है, ठीक है। उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर के कुछ स्लैंग्स मारे जाते हैं उनके ऊपर। तो बेसिकली रैगिंग ऐसा डिसऑर्डरली कंडक्ट है जहाँ पर फेलो जूनियर स्टूडेंट्स को या तो टीज किया जाता है या फिर बहुत रूडनेस के साथ में हैंडल किया जाता है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती है उनसे जिससे वो या तो अनॉय होते हैं, काफ़ी ह्यूमिलेट होते हैं, या फिर उन्हें साइकोलॉजिकल हार्म या फिर फ्राइटनिंग यानी कि डर भी जाते हैं, कई बार इतना ज़्यादा डर जाते हैं या फिर इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट हो जाते हैं वो कि जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के केस में हमने देखा कि कई बार वो सुसाइड का सोच लेते हैं और वो कर भी लेते हैं। तो बेसिकली ये बात की हमने रैगिंग की डेफिनेशन की और ये देखा कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रीफ डेफिनेशन प्रोवाइड की थी विश्व जागृति मिशन के केस में, ठीक है। अब जब हमने डेफिनेशन देख लिया तो एक कोट यहाँ पे बनता है, लाइफ इज नॉट वॉट वी लिव, इट इज वॉट वी इमेजिन वी आर लिविंग। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की और गाइडलाइंस में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की गई। जानते हैं क्या ऑब्जर्व किया गया? ऑब्जर्व ये किया गया कि जो लोग रैगिंग में इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का शिकार हैं, यानी कि सैडिस्टिक प्लेजर का शिकार हैं। मतलब उन्हें दूसरों को दर्द देने में मज़ा आता है, दे डू एंजॉय इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स। अब आप ऊपर का कोट पढ़िए, लाइफ इज नॉट वॉट वी लिव, इट इज वॉट वी इमेजिन वी आर लिविंग। अब बेसिकली ये जो बहुत खतरनाक और बहुत अनोइंग या फिर बहुत हार्मफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू रैगिंग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैगिंग के लिए स्पेसिफिकली हमारे लॉज में कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। इसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग जो हैं रैगिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और एक रीज़न जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया वो ये था कि क्यों सीनियर स्टूडेंट्स रैगिंग करते हैं। कहीं ना कहीं एक सैडिस्टिक प्लेजर के लिए रैगिंग की जाती है या फिर एक डोमिनेशन दिखाने के लिए रैगिंग की जाती है। और यहीं पे ये कोट रेलेवेंट है कि जो लोग सैडिस्टिक प्लेजर के लिए रैगिंग करते हैं या फिर डोमिनेशन दिखाने के लिए रैगिंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे हैं कि यस वी कैन डोमिनेट, वी कैन कंट्रोल। अब अगर हम लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करें या फिर गाइडलाइंस की बात करें कि क्या गाइडलाइंस हैं, अगर इतना सीरियस कंसर्न है तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ गाइडलाइंस होंगी, कुछ लॉज होंगे जो इसे प्रोहिबिट करते होंगे, कोई ना कोई चीज़ तो एड्रेस करती होगी ना। जब इतना सीरियस कंसर्न है कि स्टूडेंट्स अगर सुसाइड तक कर लेते हैं तो बेसिकली 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग का इशू उठाया। जैसा कि हमने देखा था कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रीफ डेफिनेशन प्रोवाइड की थी, लेकिन 2009 में रैगिंग के इशू को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से रिविजिट किया। दोबारा से रिविजिट करने के बाद डॉक्टर R.K. राघवन बेसिकली CBI के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं ये। इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का जो काम था वो था रैगिंग के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, ठीक है। रैगिंग के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करना इस पर्टिकुलर कमेटी का काम था। अब कमेटी ने जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC ने अडॉप्ट कर ली, ठीक है। और इन गाइडलाइंस को अडॉप्ट करने के बाद बेसिकली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई कि इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। और बेसिकली इस गाइडलाइंस में मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। गाइडलाइंस में बेसिकली कमेटी बनाने की बात की जाती है, ठीक है, कि कॉलेज लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे कमिटीज़ बनाई जाएं। और इन कमिटीज़ का काम होगा कि बेसिकली ये
जो भी इंस्पेक्शन है या जो भी कहना चाहिए आपका ऑडिट्स हैं वो करती रहें, जिससे कि एक आइडिया मिलता रहेगा कि रैगिंग का जो इशू है, रैगिंग का जो कंसर्न है किसी पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ना हो, ठीक है, और अगर हो भी तो वो पकड़ में आ जाए। इन कमिटीज़ का बेसिकली ये काम होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि अगर रैगिंग का जो इशू है ये कॉलेज इंस्टीट्यूट्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हैंडल ना हो पाए, और अगर ये बहुत बड़ा हो जाए किसी केस में, तो वो डायरेक्टली एक पुलिस कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आप सोचिए कि कोई स्टूडेंट है तो अगर कॉलेज ज्वाइन करता है तो बहुत एस्पिरेशंस के साथ में करता है, और ऑब्वियस सी बात है कि 17-18 साल की उम्र में लोग नासमझ भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप सोचिए कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आके जो लोग रैगिंग करना शुरू कर देते हैं उनमें मेच्योरिटी लेवल कितना ही होता है, वो खुद को कितना भी मैच्योर समझ सकते होंगे क्योंकि शायद घर से बाहर निकले हैं और उन्हें लगता है कि मतलब कॉलेज में आना इज़ देयर बिगेस्ट अचीवमेंट। बट आप सोचिए कि अगर कमेटी से ये चीज़ हैंडल नहीं हो पा रही, मतलब कितना सीरियस कंसर्न है। अगर इंस्टीट्यूट हैंडल नहीं कर पा रहा है, मतलब कितना सीरियस कंसर्न है। वेल इन दैट केस FIR इज़ द लास्ट ऑप्शन, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि पुलिस को इन्वॉल्व किया जा सकता है एक पुलिस कंप्लेंट डाल के, अगर ये इशू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हैंडल नहीं हो रहा हो। वेल इन दैट केस, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी बच्चे की नासमझी के कारण से, एक कॉलेज स्टूडेंट की नासमझी के कारण से अगर उसके ऊपर FIR हो जाती है, तो आप सोचिए कि शायद उसका करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में हुआ, वहाँ उस बच्चे का भी तो करियर तबाह हो गया ना। उसने तो अपनी लाइफ ही खत्म कर ली, उसका तो करियर बचा ही नहीं। उसके पेरेंट्स, आप सोचिए कि लाइफ टाइम एक उन्हें फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, इन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अगर बहुत सीरियस कंसर्न होता है तो पुलिस कंप्लेन फाइल की जा सकती है। अब जो गाइडलाइंस हैं बेसिकली UGC ने जो अडॉप्ट की थी, उनका नाम था रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द मीनेस ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे कई सारे फॉर्म जो हैं रैगिंग के वो भी हाईलाइट किए गए, ठीक है। और रैगिंग के फॉर्म एज इन, आप अगर इस पे थोड़ा सा हम बात करें तो रैगिंग के फॉर्म क्या हो सकते हैं। कुछ होता है कि जैसे आपका लिमिट्स लगा देना बेसिकली, कि आपके जूनियर स्टूडेंट्स जो हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। आपका रिस्ट्रेन कर देना, कन्फाइन कर देना, ये सारी जो चीज़ें हैं, कुछ ये हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो रिस्ट्रेनमेंट है या जो कन्फाइनमेंट है कि जूनियर स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है वो हॉस्टल ब्लॉक के बाहर रात में नहीं निकलेंगे, तो बेसिकली आपका एक कन्फाइनमेंट हो गया, ठीक है। या फिर रिस्ट्रेंट हो गया कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट ग्राउंड में नहीं आएंगे, या फिर बास्केटबॉल ग्राउंड में नहीं आएंगे, या फिर पर्टिकुलर जो भी आपका कहना चाहिए कैंटीन है या मैस है, इस पर्टिकुलर कैंटीन या मैस में नहीं आएंगे, तो आपका ये हो गया रिस्ट्रेन, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे तो IPC में ऑलरेडी ये चीज़ें डिफाइंड हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एज वेल एज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये IPC में ऑलरेडी डिफाइंड हैं कि ये गलत हैं। बेसिकली दीज आर ऑफेंसेस, ठीक है। बट यहाँ हम क्योंकि फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो फॉर्म्स में आपका जो है रिस्ट्रेंट हो सकता है, कन्फाइनमेंट हो सकता है, हरासमेंट हो सकता है, बुलिंग हो सकता है, ठीक है, टीजिंग हो सकता है, स्लैंग्स वगैरह, तो बहुत सारे तरह की रैगिंग हो सकती है। बेसिकली आप देखेंगे कुछ कॉलेजेस में, जो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कुछ कॉलेजेस में जैसे होता है ना कि सीनियर जो हैं इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भाई इंट्रो दोगे सुबह सुबह आके डेली, या फिर जो भी सीनियर्स हैं, जो भी सीनियर स्टूडेंट हैं, बेसिकली आप उन्हें होता है गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, या फिर होता है ना सैल्यूट मारोगे, कुछ इस टाइप के भी हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ में होता है कि भाई अगर आपने गलत कुछ बोला तो, या आपने सर नहीं बोला तो वो सीधे सुबह सुबह होता है ना कि आपको थप्पड़ भी मार सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स में आपका बुलिंग, हरासमेंट, ठीक है, कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये एक्चुअल में डिफाइंड हैं। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि किसी की सेक्सुअलिटी पे कमेंट करना भी एक तरीके का रैगिंग ही है। जैसे आप होता है ना कि कुछ लोग हैं जो ओवर स्मार्ट समझते हैं खुद को, तो वो कई बार फेलो स्टूडेंट्स या फिर होता है ना कि जूनियर स्टूडेंट्स को बस होमोसेक्सुअल का टैग देना होता है उन्हें, ठीक है, और उसमें उन्हें बड़ा मज़ा आता है। जैसे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी के केस में भी यही हुआ था, ठीक है, कि पहले बिना कपड़ों के पूरे हॉस्टल में घुमाया गया, इसके बाद होता है ना कि होमोसेक्सुअल टैग्स भी दिए गए। तो बेसिकली
सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर कमेंट करना या फिर इस तरीके के टैग्स देना भी एक रैगिंग का फॉर्म है। इसके अलावा जब ये गाइडलाइंस बेसिकली आई तो यूजीसी ने ये भी कहा कि इन्हें इंस्टीट्यूट में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर डिक्लेयर करना होगा, और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली इन गाइडलाइंस को ढंग से फॉलो करेंगे जिसके कारण से रैगिंग को रोका जा सके। ठीक है। और गाइडलाइंस में एक बात और है, गाइडलाइंस में एक बात ये और है कि स्टूडेंट्स को एडमिशन लेते टाइम ये चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी, उस डिक्लेरेशन पे साइन करना पड़ेगा कि वो रैगिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, वो रैगिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। रीज़न बीइंग, अगर वो रैगिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने किया वो समझदारी से किया, अपने होशो हवास में किया, और उसके लिए जो भी ऑफेंस के लिए सज़ा है वो उन्हें मिलनी चाहिए। फिर तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। अब अगर लीगल कॉन्सिक्वेंस की हम यहाँ बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रैगिंग के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड नहीं है, एक स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, बिल्कुल भी एक स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है रैगिंग। लेकिन आईपीसी सेक्शन 339 एज वेल एज सेक्शन 340 एज वेल एज सेक्शन 340 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एज वेल एज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट डिफाइंड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दोनों ही एक तरीके से रैगिंग है, एक फॉर्म ऑफ रैगिंग है। अब यहाँ पर अगर हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करें तो आप ऐसे समझिए कि एक पर्टिकुलर मतलब आप सारे डायरेक्शंस की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपने मान लिया कि भाई ये हॉस्टल ब्लॉक 1 है, यहाँ पर जूनियर्स रहते हैं, तो ये 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगे, ये भी एक तरह का रैगिंग ही है। ठीक है, अगर कॉलेज ने ये टाइमिंग लगाई हुई है देन इट्स नॉट अ रैगिंग। लेकिन अगर कोई सीनियर स्टूडेंट आके बोलता है कि अगर 7 बजे के बाद हॉस्टल के बाहर अगर आप निकले देन इट विल बी पेनफुल फॉर यू, तो ये बेसिकली एक रैगिंग होगी और ये होगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा क्योंकि आप हॉस्टल ब्लॉक से बाहर जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज अ फॉर्म ऑफ रैगिंग। दूसरा है रॉन्गफुल कंस्ट्रेंट। अब बेसिकली आपने मान लिया कि ये पर्टिकुलर कैंटीन है या फिर ये पर्टिकुलर बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पर जूनियर स्टूडेंट्स का आना मना है, तो ये हो गया आपका रॉन्गफुल कंस्ट्रेंट। आप सोचिए दोनों केसेस में स्टूडेंट्स आर हैविंग राइट्स, भले ही वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनके राइट्स हैं कैंटीन में भी जाने के, उनके राइट्स हैं बास्केटबॉल कोर्ट में भी जाने के। भले ही वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं तो क्या हुआ, कॉलेज अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है तो कोई और कैसे कर सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो अपने रूल्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करने पड़ेंगे, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है तो वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। वो सेलेक्टिव नहीं हो सकता ना कि वो जूनियर स्टूडेंट्स के लिए अलग है और सीनियर स्टूडेंट्स के लिए अलग है। आप सोचिए बास्केटबॉल कोर्ट या फिर कैंटीन जूनियर स्टूडेंट्स के लिए भी खुला है और सीनियर स्टूडेंट्स के लिए भी खुला है, तो सीनियर स्टूडेंट्स इस चीज़ पर अगर कंस्ट्रेंट लगाते हैं जिसे हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ रैगिंग है, पहली बात। दूसरी बात, हॉस्टल ब्लॉक में बंद कर देना या फिर होता है ना कि रूम के बाहर नहीं निकलने देना, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आती हैं, है ना। तो बेसिकली रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस के लिए है, जैसे ये तो बास्केटबॉल कोर्ट हो गया या कैंटीन हो गया, और आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ओवरऑल सारी चीज़ों के लिए कि आप एक पर्टिकुलर रीजन से बाहर जा ही नहीं सकते हैं, जैसे हॉस्टल ब्लॉक आप उससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हो गया कन्फाइनमेंट, और आप एक सर्टेन एरिया में एंटर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। और ये दोनों रैगिंग का एक फॉर्म है, और इनके प्रोविजंस जो हैं आईपीसी 339 एज वेल एज आईपीसी 340 में प्रोवाइडेड हैं। हालांकि कोई स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे ऑफेंस नहीं है रैगिंग का, लेकिन जो ऑफेंसेस हैं, जो पर्टिकुलर ऑफेंसेस हैं, जैसे आपका मोलेस्टेशन हो गया, हरासमेंट हो गया, कन्फाइनमेंट हो गया, रिस्ट्रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आईपीसी में ऑलरेडी डिफाइंड हैं। इसके अलावा यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं वो भी यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा स्टेट लेवल पे काफ़ी सारे स्टेट्स ने रैगिंग के कुछ पर्टिकुलर लेजिस्लेशंस ऑप्ट किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि रैगिंग के जो केसेस हैं, केसेस आते ही रहते हैं, और कई बार क्या होता था कि स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी
तो थ्री इडियट्स मूवी में कुछ एक ऐसे सीन्स हैं रैगिंग के, अगर आपने देखे हो, जिनमें बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है जूनियर स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे इंसिडेंट्स अभी से नहीं, बहुत पहले से हो रहे हैं। कई बार होता है स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है, काफ़ी हरास किया जाता है, और कई बार तो इतना बुली किया जाता है, इतना मारा जाता है कि वो लिटरली एक ट्रोमा की तरह उनके लिए आता है, ठीक है। जो बच्चा, आप सोचिए कि 17-18 साल उसकी उम्र है, वो घर से बाहर निकला है फर्स्ट टाइम, तो ऑलरेडी पेनफुल होता है ना। सडनली होता है कि आपका सिटी बदला, रहने की जगह बदली, खाने पीने की चीज़ें बदली, ठीक है। और कई बार बहुत से लोगों को मेस वगैरह खाना भी पसंद नहीं आता, कैंटीन का खाना पसंद नहीं आता, तो उन्हें वहाँ भी इश्यूज़ आते हैं। इसके बाद कई बार होता है ना कि क्लाइमेट बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा कोस्टल एरिया में चला जाए, या फिर कोई साउथ इंडिया का बंदा दिल्ली एनसीआर या हिमालयाज़ में आ जाए, तो उसके लिए क्लाइमेटिक चेंज भी एक होता है ना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है। सडनली जो क्लाइमेट शिफ्ट होता है, इट कम्स एज अ शॉक। तो ये सारे इश्यूज को ऑलरेडी बच्चे फेस कर रहे होते हैं, सडनली पीछे से आ जाता है रैगिंग। और ये अभी का मतलब कोई एक्टिविटी, रिसेंट एक्टिविटी तो है नहीं, काफ़ी पहले से चली आ रही है ये मेनास। तो इसीलिए कई सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी इन चीज़ों पर पर्टिकुलरली एक्ट ऑप्ट किए हुए हैं, लेजिस्लेशंस एक्ट ऑप्ट किए हुए हैं। जैसे पहले आपका आता है केरला प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1998, इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1997, असम प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1998, महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1999, ठीक है। तो स्टेट वाइज भी काफ़ी सारे लाइक लेजिस्लेशंस अवेलेबल हैं। इसके बाद आता है आपका वे फॉरवर्ड। अब आप सोचिए कि ये सारी डिस्कशन हमने की, इसमें कुछ चीज़ें अगर आप देखेंगे तो कॉमन यहाँ पर क्या है। कॉमन बेसिकली ये है कि रैगिंग बहुत लंबे टाइम से है, और ये एक मीनेस बना हुआ है, एक इशू बना हुआ है, ठीक है। और स्टेट लेवल पे भी कई सारे लेजिस्लेशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईपीसी में भी ये ऑफेंसेस जो हैं ये डिफाइंड हैं, ठीक है। पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है रैगिंग के लिए, लेकिन जो रैगिंग के अंडर में ऑफेंसेस है ना, वो ऑफेंसेस डिफाइंड हैं आईपीसी में। देन हमने ये भी देखा कि रैगिंग के जो फॉर्म्स हैं, यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसमें सारे फॉर्म्स मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट के भी जो स्टैंसेस हैं वो भी हमने देख लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में फर्स्ट टाइम जो है डेफिनेशन प्रोवाइड की। इसके बाद 2009 में कमेटी अपॉइंट की जाती है फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर की चेयरमैनशिप में, वहाँ से गाइडलाइंस का एवोल्यूशन होता है, और ये गाइडलाइंस यूजीसी ऑप्ट कर लेता है, और इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाए और उनके कैंपसेस में रैगिंग ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा लेजिस्लेशंस के भी नाम देखे हमने कि कौन कौन से स्टेट्स ने स्पेसिफिक रैगिंग के रिगार्डिंग लेजिस्लेशंस ऑप्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। वे फॉरवर्ड अगर आप सबसे पहली चीज़ देखें तो बेसिकली रैगिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशंस आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि कई बार वो चीज़ हाईलाइट नहीं हो पाती है। जूनियर स्टूडेंट्स आर एट टाइम्स टू स्कैर्ड टू डिस्क्लोज दीज थिंग्स। तो इसीलिए स्ट्रेंथनिंग एंटी रैगिंग मेजर्स, एंटी रैगिंग मेजर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं यहाँ पर। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं वहाँ कमेटी की बात हो रही थी, ठीक है। और इस कमेटी में बेसिकली आपके कॉलेज की फैकल्टीज़ भी होंगी, कॉलेज की फैकल्टीज़ के साथ में सीनियर स्टूडेंट्स भी होंगे। सीनियर स्टूडेंट्स के अलावा यहाँ पर कुछ सीनियर मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। तो ये जो कमेटी है, कमेटी का काम बेसिकली होगा कि आपका जो रैगिंग से रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में इंक्वायर करना और ये चीज़ को इंश्योर करना कि उनके कैंपसेस में रैगिंग ना हो। इसके अलावा ये कमेटी टाइम टाइम पे बेसिकली कॉलेज में ऑडिटिंग कर सकती हैं, ठीक है। सरप्राइज विजिट्स कर सकते हैं हॉस्टल्स में। स्पेसिफिकली आप अगर बात करें तो जूनियर स्टूडेंट्स के हॉस्टल को थोड़ा ढंग से लाइक ऑब्जर्व किया जा सकता है कि किसी तरह का कोई सीनियर स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उन्हें परेशान ना किया जाए, ठीक है। क्योंकि कई बार होता क्या है ना, जैसे मैं खुद भी कॉलेज से पढ़ा हूँ, हालांकि मेरे कॉलेज में रैगिंग नहीं होती थी, बट जिन लोगों के कॉलेजेस में होती थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन फ्रेंड्स की अगर माने और उनकी बात अगर सुने तो रैगिंग के जो इश्यूज़ होते हैं ना, ये दिन दहाड़े कभी नहीं होते हैं। नॉर्मली दिन में आपकी रैगिंग हो जाए चांस बहुत कम है। सीनियर स्टूडेंट्स जनरली
8-9 बजे के बाद वो लोग ये चीज़ें करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फैकल्टीज़ वगैरह और लाइक कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज़ हैं एकेडमिक्स की, वो ऑलमोस्ट 9-9:30 बजे तक ख़त्म हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि रात के समय पे ये एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, है ना। सीनियर स्टूडेंट्स को कहीं भी ग्रैब कर लिया जाता है, कहीं भी पकड़ लिया जाता है, उनके साथ में जो भी बुलिंग या हरासमेंट जो भी होती है। तो बेसिकली ये जो कमिटीज़ हैं ये स्पेसिफिकली रात के टाइम पे अपनी ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पर्टिकुलर कन्फाइनमेंट और रिस्ट्रेंट की हमने बात की, तो वहाँ पे ये मेक श्योर किया जा सकता है कि कोई किसी तरह के सीनियर से या और जूनियर्स के बीच में किसी तरह की खींचातानी ना हो, किसी तरह का लाइक होता है ना कि वो एक दूसरे को कन्फ्रंट ना करें। ये चीज़ें इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कॉलेज की लगभग सारी चीज़ें जूनियर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सेफ़ और खुली हों। ऐसा ना हो कि भाई सीनियर्स ने किसी तरह का फरमान निकाल दिया कि जूनियर्स आर नॉट अलाउड टू विजिट फुटबॉल कोर्ट लाइक ग्राउंड और बास्केटबॉल कोर्ट और क्रिकेट ग्राउंड, है ना, या फिर लाइक बैडमिंटन कोर्ट या स्विमिंग पूल वॉटेवर। तो ये चीज़ें भी इंश्योर करनी पड़ेंगी, और इसके लिए बेसिकली ये कमेटी जो है, कमेटी में जो स्टाफ मेंबर्स होंगे, सीनियर स्टूडेंट्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, इसके अलावा आपके जो हॉस्टल एज वेल एज बाकी जो स्टाफ है, तो उनके भी कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, जिससे कि इस कमेटी की जो मीटिंग्स हैं उनमें ये चीज़ क्लियर हो सके कि अगर रैगिंग जैसे इश्यूज हैं तो उन्हें एड्रेस किया जा सके और वो चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें। ऐसा ना हो कि रैगिंग हो रही है और कमेटी को पता ही नहीं है, क्योंकि कमेटी में जो मेंबर्स हैं उनकी रीच बहुत कम है। सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स होंगे या सिर्फ आपके होता है ना कि स्टूडेंट्स होंगे, तो भी ये चीज़ें उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाती हैं। तो बेसिकली सरप्राइज विजिट्स एज वेल एज ऑडिट्स यहाँ पे इस कमेटी का बहुत बड़ा एक टूल हो सकते हैं, जिससे कि वो रैगिंग रिलेटेड इंसिडेंट्स को कर्ब कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपका डिजिटल रिपोर्टिंग टूल्स। अब बेसिकली शुरुआती समय में एटलीस्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए कुछ ऐसे टूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं, मतलब किए जा सकते हैं, जिन टूल्स के थ्रू वो उनके साथ में अगर कोई भी रैगिंग रिलेटेड इंसिडेंट होता है तो वो तुरंत के तुरंत रिपोर्ट कर सकें। और तुरंत रिपोर्ट होने के साथ जो कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूट्स के अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास में तुरंत नोटिफिकेशन जाए और तुरंत उनके पास में नोटिफिकेशन जाए और वो उतना ही उसे सीरियसली लेते हुए इस चीज़ को एड्रेस करें। ठीक है, अब हो सकता है वो किसी भी फॉर्म में हो, ईमेल हो, ऐप के थ्रू, या कोई भी लाइक डिजिटल टूल हो सकता है, बट बेसिकली अथॉरिटीज़ के पास में तुरंत के तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और उनके पास में जब नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो उन्हें बहुत ही फास्ट एक्ट करना चाहिए। तो जिससे होगा क्या कि अगर हायर अथॉरिटीज़ के पास में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि रैगिंग जैसा इंसिडेंट हुआ है, तो वो तुरंत के तुरंत एक्ट कर सकते हैं और इससे इंसिडेंट्स कम होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके जो हैं जो मेजर पॉइंट्स हैं जो या फिर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जा सकते हैं, जिससे कि अगर किसी भी तरह का रैगिंग रिलेटेड मतलब इंसिडेंट होता है तो एटलीस्ट लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन से स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, और ऐसे इंसिडेंट्स को एटलीस्ट कर्ब किया जा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रैगिंग के चलते काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंड एट टाइम्स पीपल डू लूज देयर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो। एक जो डिग्निटी वाली बात होती है, दे लूज देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल एज डिग्निटी। तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है करियर में आगे बढ़ना इस तरीके के इंसिडेंट्स के साथ में। और आप देखिए जादवपुर यूनिवर्सिटी का केस देखिए, और इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं रैगिंग के बाद जूनियर स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और हायर अथॉरिटीज़ को भी इसकी सीरियसनेस समझनी पड़ेगी, भले ही फिर डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट क्यों ना हो। लास्टली, कम्युनिटी इंगेजमेंट इवेंट्स। अब ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स को साथ में लेकर आना, इसके अलावा एक जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उन्हें ये चीज़ बताना कि जूनियर स्टूडेंट्स है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप इनकी रैगिंग लेकर के और जो भी कुछ कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड। और ये कहीं ना कहीं ये आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं, आपने जो अपने 2 से 3 साल की जो आपकी कॉलेज में जर्नी रही
उसमें आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे एटलीस्ट वो इन बच्चों तक पहुंचने चाहिए, जिससे इनका जो भी डिग्री का एक्सपीरियंस होगा, जो जर्नी रहेगी, वो आसान बनाई जा सके, ना कि आप रैगिंग जैसे काम करके और इनकी लाइफ आगे के लिए और टफ बना दें। और ये कैसे हो सकता है? ये अब जो इवेंट्स हैं, जूनियर्स और सीनियर स्टूडेंट साथ में आए, एटलीस्ट एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस सभी में आएगा कि सारे इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जूनियर और सीनियर हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग एक सेम इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं। एक बिलोंगिंगनेस का जो मतलब थॉट है। इसके बाद दूसरी चीज़ के सीनियर स्टूडेंट्स के थॉट प्रोसेस में कुछ इस तरीके से चेंजेस लाना कि जूनियर स्टूडेंट्स बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है? और ये चीज़ सीनियर स्टूडेंट्स को समझनी पड़ेगी कि आप एक्चुअल में इनके सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आप इन्हें गाइड कर पाएंगे और आपको इन्हें गाइड करना चाहिए कि लाइफ में क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से दूर रहना है। आप कॉलेज में आए हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप ठीक से पढ़ें। आप अगर इस सब्जेक्ट में वीक हैं तो आपको ये वाली चीज़ रेफ़र करनी चाहिए, इस पर्टिकुलर बुक को रेफ़र करना चाहिए, आपको इतना टाइम पढ़ाई में देना चाहिए। या फिर आप एक्सेसिव पढ़ते हैं और मतलब होता है ना, हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो एक अफेक्शन वाला बॉन्ड जो है, जब तक वो नहीं बनेगा तब तक बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पर कम्युनिटी इंगेजमेंट इवेंट्स जो हैं अच्छे से यूटिलाइज किए जा सकते हैं, एक अफेक्शनेट बॉन्ड बनाने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को लाने के लिए। तो ये हमने वे फॉरवर्ड पे बात की। काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू है, काफ़ी हाईलाइटेड है, और आप देखेंगे साल 6 महीने में एक ना एक न्यूज़ आती ही रहती है, ठीक है? तो हमें इसे डिटेल में डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या स्टैंसेस हैं और लीगली क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं रैगिंग को एड्रेस करने के लिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन रिगार्डिंग रैगिंग इन इंडिया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ प्लीज़ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एज वेल एज शेयर भी करो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।